इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, बहुत प्यारा टॉपिक है। नर्चर एंड नेचर, नेचर होता है बायोलॉजी, हाउ डज आर जीन्स अफेक्ट आर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं है, पूरी साइकोलॉजी की बात है जो सिर्फ इंटेलिजेंस में बात कर रहे हैं। नेचर वर्सेस नर्चर हाइपोथेसिस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो नेचर वर्सेस नर्चर हमारा कहता है कि कितना बायोलॉजी का रोल है किसी भी हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेड के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, और कितना नर्चर यानी हमारी पेरेंटिंग का, यानी हमारे एनवायरनमेंट का सीन है ना। तो ये देखा जाता है कि दोनों का ही बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, दोनों का ही बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। नेचर वर्सेस नर्चर में, नेचर मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब हमारे जीन्स। अरे बच्चे भैया आपको पता है क्या, हाउ डू बेबीज फॉर्म, देर इज अ स्पर्म यानी मेल गेमीट, देर इज अ एग, ठीक है जी, a female gamete, they mix each other, makes a zygote, zygote develops into embryo, it forms a fetus, fetus becomes a child, ये बात है। आइडेंटिकल ट्विंस वर्सेस नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, समझा देता हूं। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जब ये एक एग एक स्पर्म से मीट किया तो क्या हुआ, एक जाइगोट बन गया, एक जाइगोट बन गया, है ना। अब गलती से क्या हुआ, डिवाइड होते हैं ना, बड़े होते हैं, क्या हम एक सेल से इतने सारे सेल कैसे बने, डिवीजन। अब क्या होता है, सेल डिवीजन होते होते एक टाइम ऐसा आया कि गलती से ये दो सेल चिपके नहीं, अलग अलग सेल में डेवलप हो गए, एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं भैया, इन दोनों का जो पेरेंट कंपाउंड था वो सेम था, सेम स्पर्म सेम एग, मतलब सेम जेनेटिक मटेरियल दोनों के अंदर है, यानी सेम दोनों डेवलप होंगे, यानी दिखेंगे सिमिलर, काम भी सिमिलर करेंगे, है ना। क्या काम सिमिलर करेंगे आके देखते हैं। तो ये होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ये होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं कि भैया गलती से क्या होता है कि स्पर्म तो आपको पता ही है कि एक बारी में, फॉर द फन फैक्ट, 220 मिलियन स्पर्म्स आर एजैकुलेटेड पर वन एजैकुलेशन। 220 मतलब 22 करोड़ स्पर्म एक बारी में आते हैं भैया, 22 करोड़ स्पर्म, और एक कितना एक महीने में रिलीज होता है, एक। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जो आपका वेजाइना होता है या आपका यूट्राइन वॉल्स होती हैं, ये काफी ज्यादा होस्टाइल होती हैं, इनके जो सिक्रीशन है वो काफी केमिकल हाई होता है, एसिडिक केमिकल होता है, आधे ज्यादा स्पर्म मर जाते हैं, 99% मर जाते हैं, वो एक दो ही होते हैं जो आगे तक पहुंच पाते हैं। सो एक पहुंच गया, लेकिन उसी समय गलती हो गई, हर महीने आता तो एक एक है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट गलती से दो नीचे आ गए, गलती से दो आ गए एक साथ, और गलती से दो स्पर्म भी पहुंच गए, बहुत रेयर सिनेरियो है देखो। अब ये गलती से दोनों चीजें हुई तो ये दो अलग अलग जाइगोट फॉर्म हुए, एक ये एक ये, इन दोनों के पेरेंट कंपाउंड्स अलग है, ये एक अलग स्पर्म और एग है, ये एक स्पर्म एग है। तो क्या ये सिमिलर दिखेंगे, नहीं। क्या ये सिमिलर दिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या ये सिमिलर एक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सब होता है किसमें, ये होता है फ्रेटर्नल ट्विंस में, फ्रेटर्नल ट्विंस में। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको बात समझ आई, आई होप आ गई होगी। तो भैया नेचर की बात करते हैं, तो हमने देखे कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है भैया, एक्सटेंट टू विच टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। इसको मैं कहता हूं आम भाषा में सिमिलैरिटी बोल देता हूं। सो आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड टुगेदर, उनकी इंटेलिजेंस को देखा गया, उनका आईक्यू स्कोर्स को मैच किया गया। रियर्ड का मतलब है रेज टुगेदर, एक साथ पैदा हुए, एक साथ रहे। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या है कि दोनों का जेनेटिक कंपाउंड सेम है, यानी इनका कोरिलेशन देखा गया 0.90, यानी 90% तक इनकी इंटेलिजेंस सिमिलर थी। आइडेंटिकल ट्विंस को अगर दूर कर दिया तो इनकी इंटेलिजेंस की कोरिलेशन डिक्रीज हो गई, 90 से गिर के 0.72। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक्स का तो काम है, जेनेटिक्स का तो काम है, लेकिन हमारा उसका काम भी है, किसका काम है, नेचर का भी, नर्चर का, यानी हमारी पेरेंटिंग का भी काम है, हमारे एनवायरनमेंट का भी काम है, एब्सोल्युटली है। कितने टॉपिक्स बचे हैं, ये है, उसके बाद नेचर नर्चर के बाद आईक्यू है ना जी। आईक्यू खत्म होगी तो आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और उसके बाद कुछ खास बचा नहीं है। उसके बाद कल्चर की बात है, और उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड खत्म द चैप्टर। आई गेस 5 से 6 टॉपिक बड़े वाले हैं, ठीक है, लगेगा तो 9 बज सकते हैं आराम से, है ना। पहले झूठ क्यों बोलूं भैया। तो ये है 0.72 की कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन डिक्रीज हो गई। फ्रेटर्नल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जिनके जीन सेम नहीं है लेकिन वो एक साथ पैदा हुए हैं और एक जगह पे साथ रहे हैं, उनकी 0.60 यानी 60% तक उनका कोरिलेशन है। इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखनी है, ये वाला हिस्सा याद नहीं रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन ये वाला जो बीच का हिस्सा वो याद रखना है। सिबलिंग्स रियर टुगेदर 0.50 यानी 50% तक, यानी आप और आपका भाई, आप और आपकी बहन, आप लोगों की 50% तक इंटेलिजेंस सेम है,
वहीं आप दोनों दूर हो जाते, अगर आप कुंभ के मेले में बिछड़ जाते, तब भी आपकी 25% तक इंटेलिजेंस सेम है, जबकि आप दोनों के पेरेंट कंपाउंड्स आर डिफरेंट, दोनों के जीन्स आर डिफरेंट बट सेम। माता पिता तो सेम है, इवन तो डिफरेंट अलग अलग जीन्स गए हैं, अलग अलग टाइम पे गए हैं, लेकिन माता पिता तो सेम है ना। यानी जीन्स का कुछ तो फैक्टर है इंपॉर्टेंट टू बी मेड इन 3 मार्क क्वेश्चन। हमारे साइको प्रोडिजीज ने टर्म 1 क्लास 12th के अंदर मचा दी है बहुत ही गजब की धूम। साइकोलॉजी में हमारे सारे बच्चों का अगर हम एवरेज सम आपको, दैट इज 94.1%। हमारे पास 600% स्कोरर्स हैं। We have Sanchya, we have Shirin, we have Anvi, we have Bhavyajot, we have Navneet, and even we have Baksleen also. Psycho Prodigy is bringing out to you Psychology Class 12th batch of 2022 and 2023. अब आने वाला है यार मज़ा, जो भी बच्चे इस साल क्लास 12th में आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बैच, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, कंप्लीट क्लास 12th का सिलेबस कवर करेंगे। जो भी हमारी क्लासेस होती है, पहले बात तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा आपका, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन हमारी एक ऐप है टीचमेंट, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द क्लासेस होती हैं, क्लास टेस्ट हमारी सारी सीरीज चलती है, वर्कशीट्स करवाते हैं हम आपको, आपके रेगुलर क्लास टेस्ट लेते हैं, एवरी चैप्टर के एंड में लेते हैं। उसके बाद जब भी कोई क्रैश कोर्स आते हैं उसका 100% फ्री एक्सेस इन बच्चों को तो मैं अपनी तरफ से देता ही देता हूँ। द फी फॉर इट इज बहुत ही मिनिमम, दैट इज 1399 पर मंथ। क्लास 12 बैच के अंदर ऑल आर बुक्स पे 30% फॉर श्योर डिस्काउंट आप लोगों के लिए। अगर आपको रजिस्टर करना है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो और आपका सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन करवा के वी विल स्टार्ट ऑफ विद आवर क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। अब तो मार्किंग का स्कीम ही हट गई, बट व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि भैया नेचर इज इक्वल्स टू बायोलॉजी और जीन्स डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस बार एक्सप्लेनेशन नहीं करनी तो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे भी नहीं। फिर बात करते हैं नर्चर की। क्यों आइडेंटिकल ट्विंस की जो 90 थी, 0.90 थी, वो घट के 0.72 हो गई जब हमने उन्हें अलग अलग बिछाड़ दिया, उन्हें अलग अलग रेज किया। यानी कुछ तो हमारा पेरेंटिंग का खेल है भैया। तो नर्चर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इंटेलिजेंस पे भी, यानी एनवायरनमेंट इन विच वी ग्रो। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, ये देख रहे बेचारा बच्चा बहुत पुराने बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड से है, दे लैक रिसोर्सेज, दे लैक एजुकेशन, और क्योंकि दे लैक द बोथ ऑफ देम, दे शो लोअर आईक्यू, दे शो लोअर आईक्यू। ये देखा गया है कि जो गरीब जगहों के बच्चे होते हैं उनके आईक्यू लोअर होती है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आईक्यू कम रहती है। नाउ बट क्या हुआ, बट गलती से क्या हुआ, बट व्हेन दे वर अडॉप्टेड इन रिच फैमिलीज, हाँ जी, हाई आईक्यू ज्यादा नहीं। गुड क्वेश्चन नमित जी, और आंसर इज, मेरी कोई क्लास का बच्चा है, नाम नहीं पता चल रहा मेरे को कौन है, ठीक है जी। नेचर वर्सेस नर्चर में किसका रोल ज्यादा है, यही तो पूरी डिबेट है, और यही हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किसका रोल ज्यादा है। क्या दोनों का सेम रोल है, क्या दोनों में से किसका ज्यादा रोल है? वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, इट इज नॉट दैट इजी। दोनों का रोल है, हम ये जानते हैं। ज्यादा किसका है, इट इज अ इन्फ्लुएंशियल टॉपिक, सम थिंग्स कैन नॉट बी टोल्ड किसका ज्यादा है। हाँ, एक इंसान में किसका क्या ज्यादा हो सकता है वो देखा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में वो थोड़ा मुश्किल है ना। नेचर वर्सेस नर्चर दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे पे वो है, एक दूसरे के खिलाफ है। नो, जब हमने देखा इन्हें रिच फैमिलीज में अडॉप्ट कर लिया गया, ये देखो रिच फैमिली है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बच्चों को, तो देखा गया सिंस उनको रिसोर्सेज ज्यादा मिल गए और एजुकेशन ज्यादा मिल गई, इंक्रीज इन आईक्यू हो गया, इनकी आईक्यू में इंक्रीज हो गया एक गरीब बच्चे की जैसी वो एक अमीर जगह पे रहने लग गया। यानी इंटेलिजेंस के ऊपर नर्चर का बहुत बड़ा रोल है। आवर एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन डज हैव एन इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट लाइन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। अब ये देखो, ये इन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर रखा होगा, हाँ सर ये क्या हो रहा है, दो लड़के एक साथ, बट वी शुड ग्रो अप, है ना। व्हाई शुडंट वी ग्रो अप, वी डू शुड ग्रो अप। एलजीबीटीक्यू हमारे देश में लीगलाइज हो चुका है, और आई गेस एलजीबीटीक्यू मैरिज इजंट लीगलाइज्ड येट, बट इट शुड बी लीगलाइज्ड आल्सो, इट शुड बी। कम ऑन, ग्रो अप, ग्रो अप। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के कल्चर में नहीं है, ये हमने देखा नहीं कभी। जो चीज हमने कभी देखी नहीं तो हमें बेरा ही नहीं है कि वो थी भी। अगर पता चल जाए कि वो थी तो क्या ही बात होगी, है ना। अगर हम हिस्ट्री ध्यान से पढ़ेंगे ना, कोई ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि ये homosexuality has been here on this earth, not only just in India but on this whole earth for thousands of, hundreds of years, thousands of years. It is pretty true, pretty true. ध्यान से देखा जाए तो हम इसको एक्सेप्ट ना करें, इट इज अ वेरी बैड थिंग।
Adopted children, initially their IQ is similar to more to their biological parents who gave birth. यानी अगर बच्चा गरीब जगह पे पैदा हुआ जिसके माता पिता की लो IQ है, तो जब वो पैदा हुआ है तब उसकी IQ लो ही देखी जाएगी. लेकिन जैसे वो अडॉप्ट हो जाते हैं, विद टाइम उनकी IQ स्टार्ट्स टू कोरिलेट मोर विद अडॉप्टिव पेरेंट्स. क्लियरली सेज दैट आवर पेरेंटिंग डज हैव एन इंपैक्ट ऑन आवर इंटेलिजेंस. ये डिबेट के दो क्वेश्चंस हैं, ये डिबेट के दो तर्क हैं. ये होती है हमारी नेचर वर्सेस नर्चर. अब बात करते हैं आगे की सबसे हॉट टॉपिक, व्हाट इज आईक्यू. आईक्यू का नाम सुना हमने? ब्रो इसकी तो आईक्यू बहुत ज्यादा है ब्रो, इसकी तो आईक्यू बहुत हाई होगी ब्रो, मेरी बहुत हाई आईक्यू है. तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाया? नहीं. तो तुम अपनी आईक्यू हाई कैसे बता सकते हो? दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनफॉर्मल असेसमेंट. अभी पढ़ा था, चैप्टर शुरू होती पढ़ा था इनफॉर्मल असेसमेंट. इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं करनी, मैं फॉर्मल असेसमेंट करनी है. मैंने अपनी आईक्यू जानी थी. सर क्लास इज स्टिल, बेटा टाइम लगेगा, पहले से बता दूं 9 बज जाएंगे, लेकिन 9 बजे तक खत्म कर दूंगा मैं. तो भैया आईक्यू क्या होती है, जल्दी जल्दी सम अप करते हैं. आईक्यू होती है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट. ये एक तरीके से मेजर है ऑफ इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंटेलिजेंस. क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में. मेरी आईक्यू 96 है, आई मीन एटलीस्ट 2 साल पहले तो थी, है ना. अगर 2 साल पहले मेरी आईक्यू 96 थी, अब क्या पता बढ़ गई हो, अब क्या पता कम हो गई हो, मेरे ख्याल से तो बढ़ गई होगी. आईक्यू का कॉन्सेप्ट गिवन बाय विलियम स्टर्न. कौन से ईयर में दिया गया था, क्या किसी को पता है? इस बार ईयर भी पूछा जा सकता है. विलियम स्टर्न ने दिया था, ये हमें पता है. कौन से ईयर में दिया था? 1902 में या 1912 में? कौन से ईयर में दिया था? मेरे को देख के बताओ. उसके बाद आगे चलते हैं. आईक्यू एक मेजर है, ये एक नंबर है. तो हर नंबर को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है. आईक्यू का फॉर्मूला इज आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई बाय 100. 1912 है ना जी, अनुभा चौधरी जी ने लिखा 1912. सो आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई बाय 100. MA क्या है? मेंटल एज है. CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है. 100 इज अ मल्टीप्लायर, जिससे हम वो 0.90 आएगा तो ये पॉइंट हटा सके 100 नीचे लगा के, है ना. तो ये इसका बस इतना सही काम है. आई यूज इंटेलिजेंस क्वेश्चन. MA इज द मेंटल एज. मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने. ये किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने दिया है. ठीक है जी. और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? इट इज द बायोलॉजिकल एज ऑफ द इंडिविजुअल. एग्जांपल 19 ईयर ओल्ड ऑफ पर्सन, ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है. आपकी जो भी क्रोनोलॉजिकल, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का है, यानी वो बायोलॉजिकली वो 18 साल का है ना. मेंटल एज हाउएवर इज द मेजर ऑफ अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू द पीपल ऑफ हिज और हर एज. अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट उतनी ही है जितनी आपकी उम्र के बच्चों की होनी चाहिए, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज इक्वल होंगे. अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट मोर देन द पीपल ऑफ योर एज है, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा आपकी मेंटल एज होगी. जितनी उम्र के आप हो उससे ज्यादा सोच पा रहे हो, उससे ज्यादा बड़ी उम्र का सोच पा रहे हो. वहीं अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट लेस देन योर एज है, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से लेस देन मेंटल एज होगी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? आईक्यू इज टू MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई बाय 100. क्वेश्चंस देखते हैं. राज इज 6 ईयर ओल्ड, मेंटल एज है 6, आईक्यू बताओ. तो आईक्यू का फॉर्मूला लगाते हैं. आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन में CA डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100. तो आईक्यू के लिए मेंटल एज कितनी बताई? 6 बताई. क्रोनोलॉजिकल एज कितनी बताई? 6 बताई. मल्टीप्लाई बाय 100, 6 1 जा 6, यानी 100 आईक्यू आ गई. और ये जो हमने आईक्यू लिखवाई ना 100, इट हैज अ वेरी बिग मीनिंग. दिस टेल्स दैट राज इज एबल टू डू ऑल द मेंटल एक्टिविटीज दैट अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन डू. ये बताती है मेंटल एज. मेंटल एज बताती है, अगर मेंटल एज 6 साल है, यानी राज कैन डू एवरीथिंग व्हिच अ 6 साल का बच्चा कैन डू. इफ राज हैड मेंटल एज ऑफ 12 ईयर, यानी वो अपनी एज से डबल उम्र के बच्चों के सारे मेंटल काम कर सकता है. समझे? सो 6 साल के बच्चे जो भी काम होते हैं वो कर सकता है. चलो भाई, इसके और भी क्वेश्चन है, रात को लगाएंगे. ठीक है, आओ भाई. अब एक सुपर ट्रिक देख लेते हैं. अगर आईक्यू इज इक्वल टू 100 है, तो आपकी मेंटल एज और CA इक्वल होती है. कॉमन सेंस है. जैसे 6 साल का बच्चा था और 6 साल ही उसकी मेंटल एज है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, आईक्यू को निकालोगे, तो 100 आती है. क्योंकि आईक्यू मीन इज द सर ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी क्लास के बाद, यस ये रहेगी, लेकिन 11 तारीख के बाद ये वीडियोस हट जाएंगे. चलो, आईक्यू इज इक्वल टू 100, MA इज इक्वल टू CA. अगर आईक्यू आपकी लेस देन 100 आती है, वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर आपकी IQ लेस देन 100 है यानी आपकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, और अगर आपकी IQ मोर देन 100 आती है यानी आपकी मेंटल एज मोर देन क्रोनोलॉजिकल एज है। थोड़ी बहुत सुपर ट्रिक है, लिख लोगे अभी समझ आ जाएंगी। अब बात करते हैं IQ डिस्ट्रीब्यूशन। भैया देखते हैं इस दुनिया में लोगों की कितने IQ है। मेरी तो 96 थी, क्या मेरी खराब IQ है? क्या मैं लोगों से कम हूं या मैं लोगों से ज्यादा हूं? पता नहीं भाई। सो IQ distribution, how many people have average IQ, how many people have high IQ, how many people have low IQ, what is the average IQ, what is the mean IQ score? ये मैंने लिटरली खुद बनाया था ग्राफ by putting up multiples in the Excel sheet। बताओ, इतनी मेहनत करी है मैंने just for you guys, and this book is available on Amazon। ये रही हमारी साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल, यू कैन बाय इट राइट नाउ। अभी मंगा लोगे तो परसों तक आ भी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन क्या है। अमेजोन पे चेक करोगे पता चल जाता है। हाउ मेनी पीपल हैव एवरेज IQ? मीन IQ इज 100, वेरी इंपॉर्टेंट। मीन IQ क्या है? 100 है। यानी इस दुनिया में मैक्सिमम लोगों की IQ यानी अराउंड 50% लोगों की IQ, विच इज 50% इज द मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम लोगों की IQ कितनी है? 100 है। तो 100 इज द मीन IQ। दूसरी बात, इसका वो क्या है, नेम क्या है? इसका नेम है IQ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एंड ऑल्सो इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। इसके कुछ वो होते हैं, फीचर्स होते हैं। इट इज सिमेट्रिकल, अबव 100 इक्वल नंबर ऑफ पीपल एज बिलो 100। ये देखो, ये जो 100 है इसके आगे और पीछे इक्वल नंबर ऑफ पीपल है, लिटरली इक्वल नंबर ऑफ पीपल है। तो ये बताते हैं सिमेट्रिकल कर्व है। दूसरी बात, इट नेवर टचेस द एक्सिस, कभी जीरो टच नहीं कर सकता। कोई मैं बता सकता है कि कभी ये जीरो टच क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे? क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा IQ इज इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ पीपल इज 0। 0 लोगों की 0 IQ है। अब 0 लोगों की तो हम बता ही नहीं सकते, भूतों की बताएंगे क्या? तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि देयर इज एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ पीपल हुम वी नो। तो IQ का अगर 0 होती भी है तो एक नंबर ऑफ पीपल कैन नेवर बी 0, therefore it does not touch the axis। now it is a bell shaped curve, घंटी जैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व है, आपकी पूरी बैचलर्स में काम आएगा, मास्टर्स में काम आएगा, PhD में काम आएगा। मीन IQ स्कोर इज IQ ऑफ 100, यानी एवरेज IQ ये है, सॉरी मतलब IQ मीन इतनी है, मैक्सिमम लोगों की IQ 100 है। पीपल इन 90 to 109 की रेंज आर नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले। नॉर्मल इंटेलिजेंस किसकी होती है? नॉर्मल इंटेलिजेंस किसकी होती है? 90 से 109 वाले पीपल, 90 से 109, ये एक रेंज है जिसके अंदर एवरेज IQ होती है। इसके अंदर एवरेज IQ, क्या आप समझ आए मेरी 96 की IQ हाई है, लो है या एवरेज है? एवरेज IQ है। नाउ IQ below 70 is what we call as intellectual disability, very important। IQ above 130 is what we call as intellectual giftedness। below 70 intellectually disabled, above 130 इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अगेन इसमें से एक क्वेश्चन आएगा NCR, आपको पहले ही बता दूं, हमारे रास के क्वेश्चंस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, तो IQ अबव 130, IQ बिलो 70, दोनों की हमने बात कर ली। ये कुछ डिस्क्रिप्टिव लेवल्स है, याद कर लेना, है ना। बिलो 70 इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, एवरेज, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, हाई एवरेज, सुपीरियर और वेरी सुपीरियर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, these are very important to understand। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, आ सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAMD? हाउएवर इस बार के पैटर्न में कहीं पे मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, लेकिन वी ब्लडी नेवर नो। CBSE इज वेरी चलाक, वेरी चलाक। कौन कौन टिका हुआ है अभी तक? 18 पीपल आर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कौन कौन नया है जिसने ज्वाइन किया है? क्या बता, और 2 घंटे हो चुके हैं हमारे लेक्चर को, 2 घंटा 1 मिनट 41 सेकंड। नाम लिखते ही 17 हो गए, मतलब शर्म आती है भाई साहब। और लाइक क्यों नहीं बढ़े मेरे? 24 पे क्यों अटके हुए? किसी ने फिर से लाइक खींच लिया है जी, नेवर माइंड। 16, ओहो कम होते जा रहे हैं। भाई ये तो लोग डर गए लग रहा है। ओ मैं तो डर गई लग रहा है डर गए लोग। ओए होए होए, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, इन्होंने डेफिनेशन कहा दी, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कंकरेंटली विद डेफिशिएंट्स इन एडैप्टिव बिहेवियर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। बहुत लंबी लाइन है, कैसे है? सिग्निफिकेंटली सब एवरेज, काफी ज्यादा, नॉर्मल से कम इनकी क्या है? ओवरऑल इंटेलिजेंस।
ओवरऑल इंटेलिजेंस इनकी काफी ज्यादा कम है नॉर्मल से, नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा कम ओवरऑल इंटेलिजेंस कम है इनकी, जो किसके साथ है? नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एग्जिस्टिंग कंकरेंटली, वो एक चीज के साथ एग्जिस्ट कर रही है, किसके साथ? किसी चीज की कमी। हाँ। ठीक है जी। डेली लाइफ और किसकी डेफिशिएंसी? अडाप्टिव बिहेवियर। अडाप्टिव बिहेवियर, एक तो इनकी ऑलरेडी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कम है एवरेज से, दूसरा इनकी अडाप्टिव बिहेवियर में भी कमी है। अडाप्टिव बिहेवियर मतलब डेली लाइफ सर्वाइवल, लाइक सोशल कम्युनिकेशन, पर्सनल हाइजीन, लोगों से बातचीत कर पाना, अपने आप की केयर कर पाना, ये सब में भी बहुत दिक्कत आ रही है। और ये सब कब हो रहा है, आया कब है ये सब? ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, यानी 0 से 18 साल की उम्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, ऐसे ही याद करनी है। 70 से 55 माइल्ड है, 35-40 से 50-55 मॉडरेट है, 20-25 से 35-40 सीवियर है, बिलो 20-25 इज व्हाट वी कॉल एज प्रोफाउंड। राइट द आईक्यू रेंज एग्जैक्टली लाइक आई शो, क्योंकि अब अगेन लिखने वाला ऐसा चला गया, बट दिस बुक इज नॉट ओनली फॉर यू गाइस बट फॉर द आने वाला साल टू, राइट? माइल्ड लेवल की इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी देखते हैं। आईक्यू रेंज कितनी है? 70 से 55 है। आईक्यू रेंज कितनी है? 70 से 55 है। दैट इज इफ अ चाइल्ड इज 10 years old, his mental age is nearly a 7 year। अब देखो अगेन, आईक्यू रेंज 70 to 55, ये हमने खुद कैलकुलेट किया है, आपको करना है। माइल्ड का मतलब होता है हल्की फुल्की दिक्कत है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेंटल डेवलपमेंट स्लोअर देन नॉर्मल, थोड़ी सी स्लो है लेकिन कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली, और जॉब्स वगैरह में मतलब दिक्कत है, बट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। माइल्ड बहुत हल्की लेवल की दिक्कत है, आईक्यू बिलो 70 के। मॉडरेट आते हैं, मॉडरेट मतलब दे नीड मॉडरेट लेवल ऑफ असिस्टेंस थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी इन्हें हर जगह थोड़ी 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 मदद अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें हर जगह थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए ही चाहिए। दे लैग बिहाइंड इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, इनकी लैंग्वेज बहुत धीरे से डेवलप होती है, मोटर स्किल्स यानी फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में कमी है। कैन बी ट्रेन इन सेल्फ केयर, खुद की हाइजीन वगैरह में इनको आप ट्रेन कर सकते हो, लोगों से बातचीत करने में कर सकते हो, लेकिन होल्डिंग जॉब्स एंड फैमिली इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ये हो गए मॉडरेट। लेकिन आते हैं फिर सीवियर एंड प्रोफाउंड। सीवियर और प्रोफाउंड की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, और यहाँ पे हमने स्पेशली आप लोगों के लिए फोटोज डाली है सो दैट यू कैन विजुअलाइज दीज चिल्ड्रन। सो ब्यूटीफुल दे आर, कितने प्यारे बच्चे हैं। इनकी क्या गलती थी क्या इनकी, अगर इनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? नहीं। सो व्हाई डू वी हैव टू ट्रीट देम लाइक दे आर डिफरेंट, इवन दो दे आर डिफरेंट, बट दैट इज नॉट देयर चॉइस, राइट? तो वी शुड बी वेरी मच रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स देम, हैव एम्पैथी, प्यार करो यार। सो प्यारी प्यारी चेहरे, कितने प्यारे चेहरे हैं, है ना? सो सीवियर और प्रोफाउंड लेवल इज वेरी वेरी हार्ड। दे आर इनकेपेबल ऑफ देयर मैनेजिंग लाइफ देयर ओन, ये अपने आप से जिंदा नहीं रह सकते बेचारे। They need constant care throughout their life. They need everyone for everything. They cannot groom themselves. They cannot defecate themselves. वो पॉटी सुसु खुद नहीं कर सकते, कहीं चल के नहीं जा सकते। They cannot personal hygiene fulfill needs of their body of their own, नहीं कर पा रहे। Cannot maintain their personal hygiene, अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा लेवल की दिक्कत है इनके अंदर, बहुत ज्यादा लेवल की। कैन यू इमेजिन? तो हमें इन्हें हेल्प करना चाहिए, वी शुड सपोर्ट। हियर यू कैन सी स्पेशल नीड्स ट्रेनर जो यहाँ पे बच्चे की हेल्प कर रही है, शी इज स्टेटिंग विद हिम, प्रोत्साहन कर रही है। लुक एट देम, लुक एट देम, कितने प्यारे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे। इफ यू आर वांटिंग टू गो इन चाइल्ड साइकोलॉजी, हेल्प दीज स्टूडेंट्स, दे डिजर्व योर रिस्पेक्ट, दे डिजर्व योर टाइम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली एक स्पेक्ट्रम के एक तरफ की यानी बहुत कमी की, अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। आईक्यू अबव 130 वाला, ये है जीनियस लोग। एलॉन मस्क की कितनी आईक्यू है हम बताते हैं, 165 है। स्टीफन हॉकिंग की 169 है, मतलब थी, अब तो बेचारे चले जा चुके। स्टीव जॉब्स 160 आईक्यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन 160 आईक्यू, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर यही है, श्वार्ज़नेगर, हाँ यही था, आर्नोल्ड द मसलमान 135 IQ. Even Emma Watson has 132 की IQ. Can you imagine? She is also intellectually gifted. एक लड़की है 171 IQ है उसकी, 3 साल की उम्र में। उसके ऊपर एक मैंने केस स्टडी डाली आज, ठीक है, इंटरेस्टिंग केस स्टडी। सो इलॉन मस्क इज देयर, स्टीफन हॉकिंग इज देयर। बट अब एक बात बताओ, क्या ये हम इलॉन मस्क को गिफ्टेड कहेंगे, टैलेंटेड कहेंगे? बताओ, शुड वी कॉल हिम गिफ्टेड और टैलेंटेड? या सपोज स्टीफन हॉकिंग को, या सपोज आइंस्टाइन को,
क्या साइंस इनका टैलेंट नहीं था? बताओ, टैलेंट नहीं था क्या? टैलेंटेड है या गिफ्टेड है? बता दो कोई मेरे को। आर दे गिफ्टेड और आर दे टैलेंटेड? बताओ भाई। धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं। अब आ चुका है सैचुरेशन पॉइंट। सर इतनी देर तक साथ नहीं बैठ सकते, सर बाद में देख लेंगे, सर ब्रेक ले लें तो प्लीज थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, साथ साथ देखते रहो, साथ साथ कुछ खाते रहो, लेकिन देखते रहो, एंजॉय करते रहो क्लास। दे आर गिफ्टेड, दे आर गिफ्टेड। ठीक है भाई, दे आर नॉट टैलेंटेड। क्यों भैया? बिकॉज टैलेंट इज एन अमेजिंग एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर फील्ड। सिर्फ एक फील्ड में। अगर मैं गाना अच्छा गाता हूं दैट इज माई टैलेंट, अगर पढ़ाता अच्छा हूं दैट इज माई टैलेंट। लेकिन गिफ्टेडनेस का मतलब होता है एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी है भैया, बहुत ही एक्सेप्शनल एबिलिटी है, जनरल, हर चीज के अंदर सुपीरियर परफॉर्मेंस है, हर चीज के अंदर सुपीरियर परफॉर्मेंस है। क्वेश्चन मार्क नहीं है कंप्लीट, आई वांट आंसर नॉट अ डाउट। ठीक है, बट सही जा रहे हो, गिफ्टेड ही है इन वाइड वैरायटीज ऑफ एरियाज। इन टैलेंट देयर इज ओनली वन फील्ड, बट इन गिफ्टेडनेस ये नियरली हर चीज में बहुत अच्छे है, एक्सेप्शनल एबिलिटी है। हालांकि सोशल कम्युनिकेशन की थोड़ी सी पुअर हो सकती है। गिफ्टेडनेस अकॉर्डिंग टू टीचर क्या क्या होता है? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। काफी हाई चांसेस है इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनने के। ठीक है भाई, केस स्टडी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। सो गिफ्टिंगनेस अकॉर्डिंग टू टीचर इंपॉर्टेंट है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बात करें टेस्टिंग की। हमने बात करी आईक्यू कितनी होती है, हमने बात करी लोगों के बीच में आईक्यू कितनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, हमने बात करी कि लोगों की हाई आईक्यू लो आईक्यू कितनी जाती है। अब लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट, कि लोगों की आईक्यू मेजर कैसे करें, लोगों की इंटेलिजेंस कैसे मेजर करें। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट मेजर इंटेलिजेंस कितने होते हैं? एक होता है इंडिविजुअल टेस्ट, एक होते हैं ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट एडमिनिस्टर्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट, ग्रुप टेस्ट एडमिनिस्टर्ड ऑन मोर देन वन सब्जेक्ट। एक दिक्कत है, इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर रैपो फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ग्रुप टेस्ट के अंदर रैपो फॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट वर्बल टेस्ट। अब देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। पहले तो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, देन आते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस। स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट कौन से प्रकार का टेस्ट है? स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, इज इट अ वर्बल टेस्ट, इज अ नॉन वर्बल टेस्ट और इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट? सही से बताना, सही आंसर चाहिए मेरे को। सो वर्बल टेस्ट होते हैं जिसके अंदर लैंग्वेज का यूज होता है, यानी ओरल और रिटन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं, एंड कैन बी ओनली यूज्ड ऑन लिटरेट पीपल। ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों पे लगा सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, BI MPI, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टेबल बनी है परफॉर्मेंस और नॉर्मल वालों की, उनको याद कर लेना। दे कंटेन पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस एज टेस्ट आइटम्स। कभी ये वाला देखा है कि एक ऐसे है, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, अब ये बताओ ये कैसा बनेगा, है ना? अब ये बताओ कैसा बनेगा। अगर स्टैनफोर्ड बिजनेस टेस्ट इज अ वर्बल टेस्ट और इज इट अ नॉन वर्बल टेस्ट? गूगल करके बता दो। अगर वर्बल है तो वर्बल ही ठीक, मैं डाउट पर डाल रहा हूं तुम्हें भी। कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल। नॉन वर्बल का फायदा यही है कि भैया नॉन वर्बल वालों के अंदर लैंग्वेज नहीं होती, ये किसी पे भी अप्लाई किया जाता है, पिक्चर्स और इलस्ट्रेशन होती हैं इनमें। एग्जाम्पल CFIT, RPM, RPM इज इंपॉर्टेंट। देन वी हैव परफॉर्मेंस टेस्ट, ऐसे जिनमें ना लैंग्वेज है ना जिनमें कुछ लिखवाना है, लेकिन इनमें दे मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म अ टास्क। दे मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, दे मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म अ टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या एग्जांपल? ड्रॉ मैन टेस्ट बाय प्रमीला पाठक, भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, दोनों उसके अंदर से आए हैं। इसके अंदर हम चीजों को जोड़ मड़ोड़ करते हैं। कोज इंक ब्लॉक, कोज ब्लॉक डिजाइन, है ना, कोज ब्लॉक है, वो भी इसमें है। अब आते हैं कल्चर बायस वर्सेस कल्चरली फेयर टेस्ट। दीज टेस्ट विच कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर कल्चर्स। एग्जांपल टेस्ट डेवलप्ड इन US एंड यूरोप। उनको वो क्या है, अर्बन मिडिल क्लास, वहां के लिए गाड़ियां बहुत कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास अभी भी गाड़ी नहीं है ना भाई? तो भैया दीज टेस्ट होते हैं, ये अपने कल्चर की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज देखते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि ओके व्हाट डू यू फील अबाउट सपोज जो बिडेन या बाइडन, वट एवर यू कॉल इट। तो भैया हमारे इंडियन बच्चे तो नहीं बता पाएंगे। देखो देयरफॉर दिस टेस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट द कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, है ना, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर है, वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। हमारा कौन सा कल्चर है? कलेक्टिविस्टिक है। सो दीज कैन नॉट बी यूज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये कल्चरली बायस टेस्ट है। तो कल्चरली फेयर टेस्ट कौन सा था? जो हर कल्चर में लगाया जा सके, है ना। कल्चरल फेयरनेस कैसे लाते हैं? नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस वाली हमारी टेस्ट आइटम्स डाल के, टेस्ट आइटम्स डाल के, नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस वाली टेस्ट आइटम्स डाल के हम क्या कर सकते हैं? हम ला सकते हैं फेयरनेस। बस खत्म होने वाला है।
कल्चर एंड इंटेलिजेंस, विगोट्स्की की बात है यहाँ पे। इन्होंने कहा कि एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस जो होते हैं, यानी प्लस माइनस चीजों के बारे में सोचना, ये तो यूनिवर्सल है, खाना पीना। लेकिन जो हायर मेंटल फंक्शन है ना, यानी सोचना कि भगवान है कि नहीं, क्या एलजीबीटी को अच्छी चीज है कि नहीं, ये सब कल्चर पर डिपेंड करता है ना भैया। ये विगोट्स्की साहब थे, लेव विगोट्स्की, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इंपॉर्टेंट नाम है कल्चरल पर्सपेक्टिव में। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकली हाई एडवांस सोसाइटीज एंड टेक्नोलॉजिकली लो एडवांस। देखो हाई एडवांस सोसाइटी में क्या है, इन पे सत्ता है, इन पे पैसा है, इन पे पावर है, इन पे जुडिशियल सिस्टम है, इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन पे मेडिकेशन है, इन पे वॉर है, इनके पास फार्मर्स हैं, इनके पास इंडस्ट्री है, इन पे हर चीज है। दे ये टेक्नोलॉजिकली हाई एडवांस सोसाइटीज है, दे वैल्यू पर्सनल अचीवमेंट। ये अपने बारे में बड़े मीन होते हैं, और एबिलिटी टू जज वेल एंड रीजन वेल, ये इसे देखते हैं। टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस सोसाइटीज जो होती हैं, ये जैसे ये देखो यहाँ देख रहे हो, लेस एडवांस सोसाइटी है, इंडिया का सीन है। एक छोटा सा बच्चा है, इसके बर्थडे पे सब आए हुए हैं, है ना, कितना ज्यादा कोहेशन है, कितना प्यार है सबके बीच में। सो टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस सोसाइटीज सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स को बहुत ज्यादा मानती है। एक एग्जांपल है हिंदी मीडियम का, ये देखो हमने डाल रखा है, काफी प्यारा एग्जांपल है, इस मूवी को जरूर देखना, आपको कल्चरल डिफरेंसेस समझ आएंगे, स्पेशली लोगों की एबिलिटीज में। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस वैल्यूड इन टेक्नोलॉजिकली हाई एडवांस सोसाइटीज। ऐसी सोसाइटीज जो टेक्नोलॉजिकली हाई एडवांस है उनके अंदर होती है, जैसे अमेरिका, यूरोप, रशिया वगैरह। इधर ये ऐसे लोग टेक्नोलॉजिकली हाई एडवांस सोसाइटीज के पीपल प्रमोट करते हैं बिहेवियर्स ऑफ कौन से वाले, जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्पीड, मिनिमल मूव्स, मेंटल मैनिपुलेशन। जनरल एब्स्ट्रैक्शन मतलब बेसिकली जो कंप्यूटर रिलेटेड, फास्टनेस रिलेटेड, इन्हें फास्ट पेस लाइफ चाहिए, किसी भी चीज को खुद कैलकुलेट ना करे, मिनिमल मूव्स करनी पड़े, स्पीड हाई हो हर चीज की, हर चीज को दिमाग में कर लो, कोई चीज लिखना ना पड़े। ये ऐसे बिहेवियर्स को प्रोत्साहन करते हैं, बिहेवियर्स को, ऐसी इंटेलिजेंसेस को नहीं, बिहेवियर्स को याद रखना। तो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ये होती है। टेस्ट डेवलप्ड इन वेस्टर्न कल्चर्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को ही असेस करते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है इंडिया और अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में वैल्यू नहीं करी जाती, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजिकल लेस एडवांस सोसाइटीज है। तो इंडिया के अंदर कौन सी करी जाती है भैया, ये वाली करी जाती है, इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। कौन है ये, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस गॉडेस, कौन सी माता है ये, कौन सी माता है ये, और इनका काम क्या है, और इनका काम क्या है, ये बताओ। तो इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इंटीग्रल इंटेलिजेंस कैसे है इसके अंदर, और उन्होंने कहा हमारी सिर्फ मेंटल एबिलिटीज की बात नहीं है, हमारी बहुत 4 अलग अलग कैपेसिटीज की बात हुई है इंडियन इंटेलिजेंस में, 4 अलग अलग इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। क्या बात है, कॉग्निटिव कैपेसिटी, यानी यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेंसिटिविटी कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन, रीजनिंग, कॉग्निशन रिलेटेड। देन वी आर सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस भी हमारी इंटेलिजेंस में आती है, यानी लोगों की रिस्पेक्ट करना, है ना, सरस्वती माता है ये एग्जैक्टली। कमिटमेंट टू एल्डर्स, हेल्पफुल टू यंग एंड नीडी। कैन यू इमेजिन एक बंदा जो रिस्पेक्ट करता है लोगों की, इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंट माना जा रहा है, अमेरिका बाहर की कंट्रीज में उन्हें नहीं माना जा रहा, और यहाँ माना जा रहा है। इमोशनल कॉम्पिटेंस, सरस्वती माता बुद्धि देती है हमें, एग्जैक्टली सरस्वती माता है ये, और हमें बुद्धि देती है, बुद्धि की माता है। बुद्धि क्या होती है आगे पढ़ते हैं। इमोशनल कॉम्पिटेंस इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। देन वी हैव एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, ऐसे लोग जो हार्ड वर्किंग है, पेशेंट है, परसिस्टेंट है, कमिटेड है, इन लोगों को भी इंडियन इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट माना जाता है। तो 4 हमारे कॉम्पोनेंट्स है, कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। उसके बाद आई थी बात बुद्धि की, बुद्धि के दाता है मोरे राम जी, है ना भैया। तो बुद्धि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड बाय जेपी दास साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, जेपी दास पास मॉडल वाले, संस्कृत का वर्ड है। नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्शियस विल एंड डिजायर, वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग टू नो योर ओन सेल्फ। इन्होंने बोला बुद्धि के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉग्निटिव ट्रेट्स यानी दिमाग रिलेटेड, यानी नॉलेज, डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, वही दूसरे होते हैं पॉजिटिव बिहेवियर रिलेटेड, यानी मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स और ओपिनियंस, ये सब पॉजिटिव बिहेवियर रिलेटेड। तो ये 2 प्रकार के इन्होंने ट्रेड्स की बात करी बुद्धि के अंदर बाय जेपी दास। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट हेल्प अस इन एक्यूरेट अप्रेजल ऑफ इमोशन, एक्यूरेट एक्सप्रेशन, एक्यूरेट रेगुलेशन। अप्रेजल, सही इमोशन लेके आना, ठीक है जी। अगर आपको सपोज आप किसी के उसमें गए हो, डेथ के अंदर गए हो, तो आपको हंसना चाहिए, रोना चाहिए, तो भैया टू क्या है और लाफ। तो अगर आप रो रहे हो तो आपने सही एक्यूरेट अप्रेजल किया है। एक्यूरेट एक्सप्रेशन,
अरे भैया आपके दूर के दूर के दूर के दूर के दोस्त के रिश्तेदार के नेबर के वो है, अंतिम संस्कार है, तो आपको बहुत है करके रोना चाहिए, हल्का सा बस शोक मनाना चाहिए, हल्का सा। दैट इज एक्यूरेट एक्सप्रेशन, एक्यूरेट रेगुलेशन। अरे भैया रोते रोते कब तक रोना चाहिए? पूरे दिन रात 4-5 दिन, या 1-2 घंटे बाद शांत हो जाना चाहिए? एक्यूरेट रेगुलेशन। ये तीनों चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सैलोवे एंड मेयर सेम बातें हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर क्या है? आईक्यू है इंटेलिजेंस का, इमोशनल इंटेलिजेंस का है ईक्यू, लाइक आईक्यू। एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, जीएटीबी और डीएटी दोनों याद कर लेना, जनरलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद बस आखिरी टॉपिक पे आ चुके हैं हम, आखिरी टॉपिक पे आ चुके हैं भाई। कंग्रेचुलेशन सबको, सब हैं क्या? कितने लोग हैं? अरे वाह, दोबारा 10 हो गए, वेरी गुड। आखिरी टॉपिक है ये क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग आउट ओरिजिनल आइडियाज। कोई नई चीज का इन्वेंशन किया, कोई पुरानी चीज को बेटर किया। यानी पहले पहले होते थे कीपैड वाले फोन, फिर अगर टच वाले फोन में बेजल होती थी तो बेजल हटा दी, कैमरा ऊपर होता था तो कैमरा कोने में पंच होल की तरह डाल दिया, बैक में एक कैमरा हल्का था तो 2-3 कैमरा डाल दिए, मेकिंग समथिंग बेटर, दे आर यूजिंग देयर क्रिएटिविटी। और तीसरी चीज है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का देखो सिंपल सा मतलब है, देखो डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू रीच अ सॉल्यूशन, और कन्वर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग फॉर अ फाइनल सॉल्यूशन। ऑल पॉसिबल वेज, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप एक चीज से क्या क्या बना सकते हो। एक क्रिएटिविटी टेस्ट होता है, उसके अंदर लिटरली आपको एक ऐसे दे दी जाती है कि ये लो, इसका कुछ बनाओ। तो एक लेस क्रिएटिव बंदा इसका लिटरली बस ये बना देगा। एक हाईली क्रिएटिव बंदा मे बी इसकी एक साइकिल बना दे, है ना, मे बी इसका एक सन बना दे, मे बी कुछ और बना दे, कुछ भी बना सकते हैं। तो क्रिएटिविटी इसका अंदर आ जाती है। मेकिंग समथिंग बेटर, देखो मेकिंग समथिंग ओरिजिनल, पहला जिसने फोन बनाया उसने कुछ ओरिजिनल बनाया, वो क्रिएटिव था। लेकिन मेकिंग समथिंग बेटर, ये देखो बेटर होता जा रहा है, दैट इज अगेन अ व्हाट? क्रिएटिविटी। बट क्या आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है क्रिएटिव होने के लिए? यस, लेकिन नहीं। यस बट नो। यस का मतलब क्या है? यू नीड टू हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस टू परफॉर्म क्रिएटिव वर्क। देखो फॉर एग्जांपल एक पेंटर है, उसको कलर्स पता होने चाहिए, उसके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए वो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, है ना। लेकिन अ पेंटर नीड्स टू नो हाउ टू यूज ब्रश, बट अ म्यूजिशियन नीड्स टू नो हाउ टू प्ले अ पियानो। ये सब आना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस नीडेड। बट बिसाइड दैट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस हैव नो रिलेशन। तो इज इट अ पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, और नो रिलेशन? पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमम अमाउंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, एक बहुत ही मिनिमल सा पॉजिटिव है। उसके बाद क्रिएटिविटी टेस्ट कैसे होते हैं? इनमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब है कि लो भैया, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, लव कैन बी डन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, अ फीमेल एंड अ फीमेल, अ मेल एंड अ फेल, और बोथ। दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि आपने उसमें एक ऑप्शन दे दिया कि इसके बीच से ये आंसर ढूंढना है। व्हाट इज योर व्यू ऑन लेटेस्ट फैशन ट्रेंड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा, दैट इज द डिफरेंस। नो करेक्ट आंसर। भैया व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू, देयर इज नो राइट आंसर, राइट। कोई कुछ भी कह सकता है, दर्द है मेरे लिए, इश्क मेरे लिए अच्छी चीज है, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैव ओनली वन करेक्ट आंसर। आखिर में क्रिएटिविटी टेस्ट क्या करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग को असेस करते हैं, और इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग को असेस करते हैं। और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है भाई साहब। 8:52, 8:52, 52 गज का दामन। क्या बात है, मजा आया गाइस, मजा आया, मजा आया। खत्म हो गया फाइनल चैप्टर, 32 पेजेस की हमने अलग अलग करके आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया हमारा चैप्टर खत्म। चलो भाई, एक बार मजा आया कि नहीं लिख दो, उसके बाद हम टाटा बाय बाय करेंगे। 27 लाइक्स हो गए, क्या बात, क्या